अगर इतना समझ में आया आज की क्लास से तो फिर कहीं से भी जीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की थीम है जीन्स। जीन्स अब तक सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा पिछली सारी क्लासेस से कि जीन्स क्या है। एक्टिव सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। ये डीएनए के ही कुछ रीजन्स को कहा जाता है। आप डीएनए के ही कुछ एक्टिव रीजन्स को कहते हो जीन्स। एक्टिव सेगमेंट ऑफ द डीएनए क्या लिख सकते हो? दैट एनकोड फॉर अमाइनो एसिड्स या फिर प्रोटीन। वो रीजन तुम्हारे इंसानी डीएनए का जिसके पास क्षमता है तुम्हारी बॉडी के लिए कुछ बनाने की, उसको क्या कह सकते हो? जीन्स। हर जीन कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो वो रिप्रेजेंट होता है एक एलीलिक पेयर की तरह। पेयर क्या है? मान लो तुम्हारे माँ बाप से क्रोमोसोम कुछ ऐसे आए थे। हम सब ना आधे कैरेक्टर अपने मेटरनल लाते हैं यानी माँ से लाते हैं, और आधे कैरेक्टर कैसे लाते हैं? फादर से लाते हैं, पेटर्नल। अगर कभी किसी को क्रोमोसोम में जीन दिखाना पड़ा तो वो कैसे दिखाता है? अलीलिक पेयर की तरह। लेट्स इमेजिन यहाँ से आ रहा था तुम्हारा टॉल हाइट और यहाँ से आ रहा था तुम्हारा ड्रॉप हाइट। यानी एक जीन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा था? एक अलीलिक पेयर के फॉर्मेट में। यानी या तो तुम हो सकता है टॉल हो या तो तुम हो सकता हो क्या हो? ड्रॉप हो। हर एक सिंगल कैरेक्टर को क्या बोल रहे हो? अलील। ठीक है। और अलील दो एक सेम, यानी एक सेम कैरेक्टर एक अलील दर्शाता है। तुम्हारी बॉडी का एक ट्रेट, तुम्हारी बॉडी का एक कैरेक्टर एक अलील डिटरमाइन कर रहा है, उसको क्या कहते हो? जीन। अगर ऐसे है तो कैसा पेयर बोल रहे हो? होमोजाइगस। अगर हम ऐसे बना दे तो तुम क्या बोलोगे? हेटेरोजाइगस। अगर एक हेटेरोजाइगस अलील पेयर हो, अगर जीन मान लो ऐसा था तो तुम अपने माँ से एक टी लेकर आए और अपने फादर से क्या लेकर आए? स्मॉल टी लेकर आए। तो मान लो तुम में कैरेक्टर कैसे आए? कैपिटल टी स्मॉल टी। देख रहे हो? इस पूरे पेयर से एक गैमीट आया, इस पूरे पेयर से आधे लक्षण आए, दोनों का मिला के पेयर बना है। इसी तरह हम सब है, हम सब आधी आइडेंटिकल कॉपी अपने आधे पेरेंट की होते हैं। आधी होती है यूनिकनेस। इसी के आधार पर 3 मेंडल के लॉ बने हैं। पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर एक हेटेरोजाइगस अलीलिक पेयर देखोगे तो उसमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव होता है। यानी डोमिनेंट अलील जो पहले कैरेक्टर से दर्शाते हो उसको क्या बोल सकते हैं? कि वो फिजिकली एक्सप्रेस हो रहा है। अगर तुम कैपिटल टी एज अ डोमिनेंट फीचर लेकर आए थे, इसका मतलब तुम्हारी हाइट कैसी है? टॉल है। बट अगर तुम अपने अंदर रेसेसिव टॉल टी कैरेक्टर लेकर आए थे यानी ड्रॉप टी लेकर आए थे, इसका मतलब ये है कि हो सकता है तुम्हारे आने वाली पीढ़ी कैसे हो? रेसेसिव हो, हाइट में डोमिनेंट होकर छोटी हो सकती है। सिंपल अनुवाद ये है, जब आप एक हेटेरोजाइगस पेयर लेकर आते हो जो आप खुद हो, यानी जो कैरेक्टर फिजिकली एक्सप्रेस हो जा रहा है, वो कैरेक्टर जो आप देख के गिनवा सकते हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डोमिनेंट। वो कैरेक्टर जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ बैठा है, उसको क्या बोल सकते हो? रेसेसिव। ठीक है। ये वाली बातें हमें आज बतानी थी। अब मेरे पास 3 कानून है। ठीक है। हमारे जेनेटिक्स में 3 लॉ आते हैं और तीनों लॉ बहुत अलग अलग बात करते हैं। कैसे कैसे? एक लॉ बोलता है या तो तुम भैया डोमिनेंट जीन लेकर आओगे या तुम रेसेसिव लेके आओगे। तो पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंट या लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस एज अ लॉ सेज दैट अगर एक हेटेरोजाइगस अलील है तो द टॉल फीचर या डोमिनेंट फीचर ला रहे हो वो फिजिकली एक्सप्रेस होगा और रेसेसिव फीचर फिजिकली एक्सप्रेस नहीं होता है। दूसरा मेरे तो ये वाला क्या हो सकता है? लॉ ऑफ क्या पढ़ा तुमने? डोमिनेंस। एक और मेरे पास लॉ है
जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमें ये बताओ, अगर हम ऐसा क्रॉस बनाते हैं, आपका एक पेरेंट था कैपिटल टी अलील लेकर आ रहा था, दूसरा पेरेंट स्मॉल टी अलील लेकर आ रहा था। ऐसा पेयर अगर एक गैमीट उतारेगा तो सिर्फ एक उतारेगा, ऐसा पेयर अगर गैमीट उतारेगा तो सिर्फ ऐसा उतारेगा। यानी पहली पीढ़ी कैसे आती है, हाइब्रिड टॉल होती है। तुम्हें दिख तो टॉल रही है बट अंदर से हो सकता है जीन्स कैसे हैं, रेसेसिव वाले भी हैं। अगर पहली पीढ़ी ऑफ प्रोडिनी देखी जा रही है, पहली पीढ़ी ऑफ नई जनरेशन देख रहे हो, इसमें तो ड्रॉफ के लक्षण कहीं पे भी नहीं आए। ठीक है, तो तुम सोचोगे जीन आपस में मिक्स हो गए, टॉल भैया ड्रॉफ को छुपा दिया, यानी ड्रॉफ एक्सप्रेस ही नहीं हो पाया। अगली जनरेशन में तुम्हें इसको क्रॉस बनाने पे क्या देखने को मिलता था, अगर आप इसी का क्या बना दो, पनेट स्क्वायर, तो आपको क्या दिखता था, कैपिटल टी, देखो ये एक पेरेंट जैसा दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपको हाइब्रिड जैसा नजर आया, ये भी आप क्या बना सकते हो, हाइब्रिड, और ये क्या बना सकते हो, स्मॉल टी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है तुम जितना मर्जी दो अलील को मिलाने की कोशिश करो, कभी ना कभी वो बराबर फटेंगे। तुम कहो ना कैपिटल टी स्मॉल टी मैम एक साथ आया है, तो ऐसा करते हैं इसके जो भी बच्चे होंगे वो सारे कैपिटल टी जैसे हों, पर यहाँ पे देखो दो तो उसके पुरानी जनरेशन को रेप्लिकेट कर रहा है, ये वाला तो उसकी पुरानी जनरेशन को रेप्लिकेट किया। यानी जितना भी तुमने कोशिश करी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिक्स हो जाए, वो उतना मिक्स नहीं हुआ, वो एक पीढ़ी में आकर सेग्रीगेट या अलग अलग हो गया है। सो अगर आप कैरेक्टर को मिक्स करने की कोशिश करते हो तभी भी वो हाफ एक्सप्रेस होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है नो मैटर व्हाट, आधा गैमीट तुम एक पेरेंट से लाओगे, आधा गैमीट तुम दूसरे से लाओगे। अगर जीन्स आए हैं तो वो आधे लक्षण देकर जरूर जाएंगे। अगर तुम बोलते ये आपस में जुड़े हुए हैं, कभी फटेंगे नहीं, कभी सेग्रीगेट नहीं होंगे, तो स्मॉल टी वाला वैरायटी कैसे आ गया, कैपिटल टी वाला वैरायटी कैसे आ गया। यानी ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे थे, दोनों को अलग हो जाना आता था। इसी से जुड़ा हुआ मेरे पास क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद है कल या किसी क्लास में तुमने ये पढ़ा है कि इसका रेशियो होता है 9:3:3:1, जिसमें 9 पेरेंट तुम कैसा बोल रहे थे, मान लो तुम बोल रहे थे येलो और राउंड सीड्स ना, ये लिया था ना कैरेक्टर। 9 पेरेंट या 9 नया चाइल्ड कैसा था, येलो और राउंड। 3 कैसा था, मान लो येलो और रिंकल्ड बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट 3 कैसा था, ग्रीन और राउंड था। और 1 क्या था तुम्हारा, ग्रीन और रिंकल्ड था। अगर अपने पेरेंट कैसा उठाया था, येलो राउंड, दूसरा पेरेंट कैसा लिया था, ग्रीन रिंकल्ड, बच्चे भी सेम होते ना। कहने का मेरा सिंपल सा ये मतलब है, अगर आप राउंड और येलो देख रहे थे, आर और वाई तो हमेशा साथ में आना चाहिए था ना, ये तो एक पेयर था, हमेशा साथ में आता, पर ऐसा तो नहीं हुआ, बीच में तो आपको येलो और रिंकल्ड भी देखने को मिल गया। यानी ये दोनों जब फटते हैं तो बराबर फटते हैं। जितना भी तुम कोशिश कर लो दो डिफरेंट जीन को मिक्स करने की, अगर दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो वो फटेंगे। जैसे इमेजिन कर सकते हो, एक पेयर हम बता रहे हैं, ब्राउन हेयर एंड कर्ली टेक्सचर, यानी कैपिटल बी कैपिटल सी। यानी तुम कहो मेरा जो भी बच्चा आए वो ब्राउन और कर्ली बाल लेकर ही आए, पर देखने को क्या मिला, मेरा बच्चा आया वो ब्राउन और स्ट्रेट बाल लेकर आया। यानी बाल के ब्राउन कलर से उसके टेक्सचर वाले जीन्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्राउन अलग भी एक्सप्रेस हो सकता है, कर्ली जीन अलग भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। यानी जीन के पास क्षमता है बराबर अलग अलग होकर गैमीट्स बनाने की और अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होने की। इसीलिए कई बार रेसेसिव डिसऑर्डर खतरनाक हो जाते हैं।
तुम्हें लगता है भाई तुम तो डोमिनेंट हो, तुम तो बढ़िया दिख रहे हो। जैसे अगर ये वाला कैरेक्टर लाते, मान लो कोई बीमारी लेकर आ रहे, लेट्स इमेजिन तुम ऐसे हो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एस, ये क्या है? तुम रेसेसिव सिकल सेल अनीमिया लेकर आए हो। तुम्हें तो लगेगा भैया तुम तो नॉर्मल हो, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाकई सही बात, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या सेफ है? नहीं। अगली जनरेशन में जो ये वाला जीन पेयर था, अलील था, वो अलग एक्सप्रेस होगा, ये वाला अलग होगा। तो हो सकता है एक पीढ़ी आए जब आप क्या देखोगे, वो डोमिनेंट हो चुकी है। यानी इन शॉर्ट एवरी जीन आइसोलेट्स इंडिपेंडेंटली। हर जीन जितना भी तुम मिक्स करने की कोशिश करोगे वो अलग फटेगा और अलग एक्सप्रेस होता है। इसीलिए ये 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मान लो ये मेरा जीन है, ये वो धागा है डीएनए का जो कि एक्टिव सेगमेंट है, जिसको आप क्या उतार रहे हो, जीन। कैसा दिखने में होगा? सब जगह नाइट्रोजनस बेस पेयर लगे हुए होंगे। अब जीन सेगमेंट में कुछ आगे के रीजन्स को क्या बोलोगे? प्रमोटर। और कुछ रीजन्स को क्या पुकारोगे? स्ट्रक्चरल जीन। और कुछ रीजन्स को क्या पुकारोगे? टर्मिनेटर। ये है जीन। कहने का मतलब है अगर हर इंसान सेल के पास सेम डीएनए है तो मेरी आंख की सेल ने HCl क्यों नहीं निकाला? और स्टमक की सेल को ये कहां से इंटेलेक्ट आया कि उसे HCl ही निकालना है? वो गलती से कभी आंसू निकाल लेती? कभी तुम्हारी आंखों से आंसू के बजाय HCl क्यों नहीं निकला? तो लोचा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर जीन का खुद का प्रमोटर है और उसको खोलने के लिए तुम्हारी सेल इस्तेमाल करती है प्रोटीन की फैमिलीज को, जिसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। से फॉर इंस्टेंस ये स्ट्रक्चरल जीन तुम्हारी बॉडी में बनाने वाला था टीयर्स, आंसू बनाता, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन के पास जिम्मा था कि वो तुम्हारी बॉडी के लिए क्या बनाए? टीयर्स बनाए, ठीक है। तो क्या होगा? इस प्रमोटर पर आकर कोई सामान लगना चाहिए या कोई इनिशिएशन प्रोटीन फैमिलीज रखनी चाहिए ताकि इसको ऑर्डर मिले कि तुम क्या बनाओ? आंसू ही बनाइए रवैया। और उसी को एंड करना हो तो टर्मिनेटर हो। यानी हर जीन का एक्सप्रेशन, खुलना, हर जीन का बंद होना प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जीन के पास उसके खुद के प्रमोटर रीजन्स हैं, हर जीन के पास उसके खुद के टर्मिनेटर रीजन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल, स्ट्रक्चरल जीन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ इतना हिस्सा तुम्हारे जीन का है जो कुछ बनाना जानता होगा या कुछ बनाएगा। कहने का मतलब है प्रमोटर भी सिर्फ काम है प्रोटीन की फैमिली को आकर अटैच हो जाना और जीन को खुलने के लिए ऑर्डर देना, बस। टर्मिनेटर का काम है प्रोटीन की फैमिली को वहां पे अटैच होने देना और उस जीन की ओपनिंग को बंद करा देना, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन वाला ही उतनी कोडिंग है जो एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी के लिए कुछ भी बनाएगा। तो जीन के अंदर भी कोई ऐसे सामान है जो तुम्हारे काम के उतने नहीं है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर 3 नाम आए हैं। एक नाम है सिस्टोन, दूसरा नाम है म्यूटॉन, तीसरा नाम है रेकॉन, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं? नहीं पढ़ा ना, तो ये सब तुम्हारा मिस हुआ है। सिस्टोन का मतलब एज राइटली सेड एक्सप्रेसिबल पार्ट ऑफ द जीन। यानी इस पूरे स्ट्रक्चरल जीन में जो तुम्हारी बॉडी के लिए कुछ बनाएगा उस यूनिट को क्या कहोगे? सिस्टोन। उस रीजन्स को क्या पुकारोगे? सिस्टोन। म्यूटॉन नाम से ही लग रहा है कुछ रीजन ही तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट में म्यूटेशन जा सकता है। यानी अगर इतने हिस्से में कुछ म्यूटेशन, कुछ बदलाव करने पड़े तो हो सकता है सिर्फ ये वाला बेस बदले और ये वाला बदले, बस।
तो सिस्ट्रॉन की यूनिट से छोटा है तुम्हारा न्यूट्रॉन। उससे और छोटा कौन सा है? रिकॉम्बिनेशन वाला, यानी रेकॉन। यानी हो सकता है ये जीन तुम अपने भाई बहन में भी पाओ, या ये जीन तुम में जो आया पूरा का पूरा सीक्वेंस तुम्हारी माँ और बाप से रिजेंबल करता था, बस एक ही ऐसी वो पोजीशन थी जो तुम में अलग थी, और उसी यूनिट को क्या पुकारोगे? रेकॉन। तो जब हम एक जीन की बात करते हैं ना, अ जीन इज अ यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ सिस्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड रेकॉन। दैट मीन्स एक्सप्रेसिबल पार्ट ऑफ द जीन, आपका म्यूटेशन वाला हैंडल करने वाला पार्ट ऑफ द जीन, एज वेल एज आप क्या बोल सकते हो? रिकॉम्बिनेशन झेलने वाला पार्ट ऑफ द जीन। ये भी एक जीन की डेफिनेशन है जो कई किताबों में मेंशन है। ठीक है, एक प्रमोटर, एक जीन X, दूसरा जीन Y, तीसरा जीन Z और चौथा हो गया टर्मिनेटर। इसमें कितने प्रमोटर हैं? एक। अगर कोई प्रोटीन आया और इस प्रमोटर पे अटैच हो गया, कितने जीन खुल जाएंगे? 1 2 3। बंद करने कोई आया तो एक बार में कितने जीन बंद हो जाएंगे? 1 2 एंड 3। ऐसा किसमें देखते हो? प्रोकैरियोट्स में। क्यों? प्रोकैरियोट्स वाला जीन कैसा होता है? एक प्रमोटर लेकर आता है, एक टर्मिनेटर लेकर आता है और 3 अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन लेकर आता है। यानी प्रोकैरियोट्स में मॉडल कैसा है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यानी सिस्ट्रॉन, कितने सिस्ट्रॉन है? 1 2 3। एक प्रमोटर खुला तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट बना दिए जाएंगे। बहुत इजी है, 3 जीन का सामान एक बार में बन जाएगा। इंसान में कैसा है? बड़ा ही खतरनाक। एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक टर्मिनेटर। एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक टर्मिनेटर। यानी हर जीन को खोलने के लिए इंडिपेंडेंट प्रमोटर है, इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है। एक बार में सारे या मल्टीपल जीन्स खोल नहीं सकते हो, इसीलिए मॉडल का क्या नाम है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। कैसे? प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये क्या है? टर्मिनेटर। बहुत इजी लग रहा है। अभी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। देखो क्या किया हमने, इस वाले हिस्से को अगर हम जूम करें, एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर, एक को क्या नाम से बुला रहे हो? इंट्रॉन्स, और एक को नाम से क्या बुला रहे हो? एक्सॉन्स। यानी इजी नहीं है, चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई हम इंसानों में। हम इंसानों में कैसा है? यूकैरियोट्स में कैसा है? पहली बात तो कैसा था? मोनोसिस्ट्रॉनिक। यानी एक प्रमोटर, एक जीन, एक टर्मिनेटर। और इस स्ट्रक्चरल जीन वाले हिस्से को भी जूम किया तो वहां पे भी क्या पता चलता है? भैया कुछ इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स जैसा सीन है। यानी इंट्रॉन्स क्या होते हैं? इनएक्सप्रेसिबल है, ये भैया कुछ भी नहीं बनाएंगे तुम्हारी बॉडी के लिए, और एक्सॉन्स ही है जो कुछ बना पाएंगे। तो ऐसे जीन को क्या बोल सकते हो? स्प्लिट जीन। तुम ये समझो, एक प्रोकैरियोट्स में एक प्रमोटर होता है, मल्टीपल जीन्स होते हैं, एक टर्मिनेटर होता है। यूकैरियोट्स में कैसा होता है? सिंगल प्रमोटर, सिंगल टर्मिनेटर, सिंगल जीन। उस सिंगल जीन की कोडिंग में कैसा है? इंट्रॉन्स इनएक्सप्रेसिबल, एक्सॉन्स एक्सप्रेसिबल। हो गया ना कॉम्प्लिकेट? यहां तक तुम बेस बनाओ, उसके बाद तुम अपना क्लाइमैक्स चैप्टर में अनलॉक होते हुए देखोगे। अगर इतना समझ में आया आज की क्लास से, तो फिर कहीं से भी जीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर जगह जीन की नॉलेज को कंबाइन करके ये वन शॉट था जीन का। इसके अलावा जीन की कोई डेफिनेशन, कोई और कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी सफिशिएंट। ठीक है, दैट वाज जीन्स फ्रॉम माय साइड। अब इसे नोट्स बना लो।